Good afternoon, everyone. In this lecture, we will discuss Revolt of 1857, 1857 की क्रांति. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. तो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि अमूमन 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं. क्वेश्चन का फ्रेमवर्क, अगेन इसमें साइट स्पेसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो हो सकता है कि जो प्राइमरीली जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको 2-3 साइट्स के नाम दे दी जाएंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का, और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से लीडर किस जगह से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और कुछ फैक्चुअल चीज जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857, पहला चीज जो इसमें याद रखने की है वो है तारीख कि 1857 का क्रांति कब शुरू हुआ. तो याद रखिएगा 10 मई 1857, 10 मई 1857 से मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट होती है. इसको सिपॉय रिवोल्ट भी कहते हैं. और उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे जब 1857 की क्रांति हुई, और ये क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है. मेरठ के बाद जो सीपॉयज हैं वो दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली जाके तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट साइमन फ्रेजर होते हैं उनको मार दिया जाता है, और बहादुर शाह जफर को वो लोग शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देते हैं. तो पॉलिटिकल एजेंट साइमन फ्रेजर थे दिल्ली के जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ है. और एक बार जब विद्रोह दिल्ली में स्टार्ट हो जाता है तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही दूसरे पार्ट्स जो हैं भारत के, वहाँ पे भी ये क्रांति स्टार्ट होने लगती है. तो कुछ स्पेसिफिक जगह देख लेते हैं जहाँ 1857 की क्रांति दिल्ली के अलावा भी हुई. तो पहला है लखनऊ, और लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल. सेकंड है आपका कानपुर. कानपुर में लीडर थे नाना साहब. नाना साहब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, और बाजीराव सेकंड जो है वो लास्ट पेशवा थे. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट पेशवा कौन थे, तब आपका आंसर होगा बाजीराव सेकंड. और बाजीराव सेकंड के वो कौन से पुत्र थे जो कि आपको 1857 की क्रांति को कानपुर से लीड कर रहे थे, तब आपका आंसर होगा नाना साहब. तो लखनऊ हमने देख लिया, बेगम हजरत महल. कानपुर देख लिया हमने, नाना साहब, और नाना साहब को हेल्प कर रहे थे तांतिया तोपे. थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है बरेली. बरेली में लीड कर रहे थे खान बहादुर. फोर्थ इंपॉर्टेंट साइट है झांसी. झांसी में लीड कर रही थी आपको रानी लक्ष्मीबाई. उसके बाद आपका फिर जगदीशपुर. जगदीशपुर में लीड कर रहे थे आपको कुंवर सिंह एंड अमर सिंह. उसके बाद फैज़ाबाद. फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला. और उसके बाद है आपका, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए. तो पहला लखनऊ हो गया, सेकंड आपका कानपुर हो गया, थर्ड बरेली हो गया, फोर्थ आपका जगदीशपुर हो गया. तो ये साइट्स आप याद रखिएगा. उसके बाद 1857 के कॉजेस देख लेते हैं, कारण. तो पहला कारण तो होगा कि क्यों भारत के जो सिपॉयज थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की. तो पहला जो कॉज होगा वो होगा आपका रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. तो हमने देखा है कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है कि आप रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं. और ये क्रिश्चियन मिशनरीज का जो एक्टिव प्रमोशन था रिलीजन का, वो कहीं ना कहीं भारत के उस समय के तत्कालीन जो सोशल स्ट्रक्चर थी उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया. जो सीपॉयज थे उन्हें ऐसा लगा कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और पार्टिकुलरली जो गवर्नमेंट है ये उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट है रीज़न है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल है ये इमीडिएट कॉज है. तो क्वेश्चन आ सकता है आपका जनरल कॉज और इमीडिएट कॉज पूछ सकता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का. तो याद रखिएगा इमीडिएट कॉज जो है रिवोल्ट का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. तो एनफील्ड राइफल एक बंदूक था जिसकी गोलियों को भरने के लिए उसे पहले दांतों से बाइट करना पड़ता था गोलियों को, और जो कवर होता था गोली का वो माना जाता था कि वो काऊ और पिग फैट का बना हुआ है. तो अगेन जो इंडियन सीपॉयज थे और उसमें जो हिंदूज और मुस्लिम्स सोल्जर्स थे उनके ये रिलीजियस बिलीफ के विरोध था कि वो किसी राइफल के कार्ट्रेज को अपने दांतों से काटे, और जब उन्हें पता हो कि ये जो कार्ट्रेज है, जो गोली है, इसके जो कवर हैं वो काऊ और पिग फैट के बने हुए हैं. और ये कहीं ना कहीं एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन जो था वो इंडियन सीपॉयज को ये बिलीव करवाया कि ये बात सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाहती है कि उनका धर्म खत्म हो जाए. पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, सेकंड ये एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन से. तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हो गए. तीसरा इंपॉर्टेंट कॉजेज हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. भेदभाव तो होता ही था भारतीय सैनिकों के साथ उनके प्रमोशन को लेके भी. तो जैसे कि एक जो इंडियन सीपॉय, जो एक भारत सैनिक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई एक इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट पोस्ट वो ले सकता था वो सिर्फ सूबेदार का था. सूबेदार से ऊपर की जो पोस्ट थी वो यूरोपियंस के लिए फिक्स थी. तो एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया. फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका लैंड रेवेन्यू.
तो हाई लैंड रेवेन्यू हमने देखा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है तो वो नए नए सिबों में बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू को बढ़ा देती है, और इसके कारण जो किसान वर्ग थे वो काफ़ी इकोनॉमिक उनकी डिक्लाइन हो जाती है। अब जो सिपॉयज थे, जो सैनिक थे, वो भी तो फैमिली जो उनकी थी, बैकग्राउंड था वो अग्रेरियन बैकग्राउंड ही था। तो जो भारतीय सेना में उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो इंडियंस थे वो आर्मी में तो थे, लेकिन उनका घर परिवार जो था उसका परिवेश आपको किसान का ही था। तो कहीं ना कहीं अपने घर के सिचुएशन से वो लोग भी वाकिफ थे, और उस समय तक 1857 तक किसान जो इंडियन सीपॉयज थे उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे उनका धर्म पहले ख़त्म करना चाहती है, और उसके बाद उन्होंने भारत को इकोनॉमिकली डिक्लाइन कर दिया है। तो जिसके कारण एक जनरल डिसकंटेंट, एक जनरल असंतोष डेवलप हुआ, जिसका मैनिफेस्टेशन है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 सडन अकरेंस था कि ग्रेजुअल इवेंट था। तो आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के पहले भी सिविल रिबिलियन हुए हैं। तो सिविल रिबिलियन जो हमने पढ़ा है, चाहे वो पवना हो, चाहे सिविल रिबिलियन में चाहे वो हमारा सन्यासी हो या संथाल रिबिलियन हो, तो वो सब में भी हमने देखा है कि जो आम नागरिक था वो भी शुरुआती दौर में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके रूल से खुश नहीं था, और ये डिसकंटेंट जो है ये सीरीज ऑफ रिबिलियन का रूप लिया। और हम लोग कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारे ऐसे बगावत हुए। 1857 की क्रांति हालांकि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जब इंडियन सीपॉयज, मतलब जो भारतीय सैनिक थे, वो विद्रोह में आ चुके थे, तो इसीलिए इसको सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ग्रेजुअल इवेंट था जो कि सिविल रिबिलियन से स्टार्ट हुआ, लोगों में एक असंतोष, और वो 1857 पे जाके प्रस्फुटित हुआ या फिर मैनिफेस्ट हुआ। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नाम याद रखिएगा पीर अली का। तो पीर अली जो हैं वो बिहार में 1857 के रिवोल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पटना सिटी के थे वो, और बुक सेलर थे, और उन्होंने पटना सिटी से रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। तो एक तो जगदीशपुर के हमारे जो वीर कुंवर सिंह हैं और उनके भाई अमर सिंह, ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, और साथ ही साथ पीर अली जी का भी नाम इंपॉर्टेंट है, पटना सिटी के बुक सेलर थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पटना के कमिश्नर टेलर थे। तो ये 3-4 चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ तो ये कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ है 10 मई 1857 से, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 का रिवोल्ट फिर मेरठ के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के साइमन फ्रेजर को मार दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिल्ली में रिवोल्ट फैलने के बाद अन्य डिफरेंट पार्ट्स में भी रिवोल्ट फैलने लगे। उसमें इंपॉर्टेंट साइट लखनऊ है, कानपुर है, उसके बाद आपका जगदीशपुर है, बरेली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे, और लीडर हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, आपको कानपुर में लीड कर रहे थे आपका नाना साहब, उसके बाद जगदीशपुर में आपका वीर कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद रखिएगा, कॉजेज याद रखिएगा, कारण याद रखिएगा। और इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कांग्रेस का फॉर्मेशन देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।